Hello, guys. Today we are going to discuss remedies of inflation, which means that how the problem of inflation would be solved by the government. This topic is related to O levels and AS levels specifically. However, since inflation is not directly the part of A2 syllabus, but as we discuss macroeconomic issues mainly in A2, that's why indirectly this topic is also the part of A2 levels. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन। जब हम रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स को, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को, सप्लाई साइड पॉलिसीज को, एक्सचेंज रेट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं बास टाइम। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट विल टेक हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसीज एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि हाउ विल द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी में रहते हुए हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। हमें मालूम है कि फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ पॉलिसी रिगार्डिंग मैनिपुलेशन ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। With the help of manipulation of direct taxes and government expenditure, here the government will try to solve the problem of inflation. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जब डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगी तो लोगों की और फर्म्स की आफ्टर टैक्स इनकम कम होगी। इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की आफ्टर टैक्स इनकम कम होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को कंजम्पशन पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और फर्म्स को इन्वेस्टमेंट्स पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहां C मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड I मींस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो when direct taxes will be increased, disposable income or after tax income of individuals and firms would fall. Individuals will have to compromise on their consumption while firms would not be able to invest that much, and aggregate demand as a result will fall. We already know that aggregate demand is the sum of consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, and net exports expenditure. So when consumption and investments will go down, aggregate demand will go down, and that would solve the problem of inflation. On the other hand, government will have to compromise on its expenditure. Government will cut back on its expenditure. And since government expenditure is also the part of aggregate demand, aggregate expenditure, so when government expenditure will go down, aggregate demand will go down. And when aggregate demand is going down, inflation rate or price level will go down. इन्फ्लेशन रेट विल गो डाउन का मतलब यह है कि जिस रेट से प्राइसेस बढ़ रही थी पहले वो रेट कम होगा, और बास केसेस में फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट कंटिन्यू रखती है तो इवन प्राइस लेवल भी फॉल कर सकता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो इनकम्स पर इंपोज होती हैं, लेवी होती हैं। जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल्स और फर्म्स की आफ्टर टैक्स इनकम फॉल होगी, and they will have to compromise on their consumption and investment. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के गिरने से एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को भी कम कर रही है, तो दैट वुड ऑल्सो लीड टू अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा या प्राइस लेवल कम होगा। राइट हैंड साइड पर मैंने डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी है।
यानी कि टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इन द रियल सेंस, और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। वर्टिकल जो मैंने बनाया हुआ है, वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉल्ड LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, राइट, और दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था, लेकिन गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से अब एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, और आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने की वजह से प्राइस लेवल फॉल हो रहा है। माइंडेड कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंडिकेट करता है, एंड रियल जीडीपी इज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि ये डायग्राम हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बना रहे हैं, तो ये है तो डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ही, लेकिन वाई एक्सिस पे अब प्राइस नहीं, प्राइस लेवल आएगा, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल गुड की बात नहीं कर रहे। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल जीडीपी आएगा, क्योंकि हम किसी सिंगल गुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग, दैट इज लीडिंग टू अ रिडक्शन इन प्राइसेस, right? So we can see that with the use of fiscal policy, government is attempting to control inflation. But there are more things which the government can do under the fiscal policy, and we are going to discuss that. फिस्कल पॉलिसी में रहते हुए गवर्नमेंट जो मजीद कर सकती है वो ये कर सकती है कि गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकती है। Progressive taxation system क्या है? When income level of the people will increase, tax rate will increase more than proportionately. आमतौर से inflation, I said आमतौर से, not always, inflation is related to a booming condition when aggregate demand is increasing rapidly. और booming condition में का मतलब यह है कि लोग बहुत ज़्यादा earn कर रहे हैं, economy full employment level पर है। तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन के चांसेस को एलिमिनेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करेगी, ताकि लोगों की इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट के पास आए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि टैक्स रेट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू इनकम। तो होगा ये कि जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा टैक्सेस दे रहे होंगे फ्रॉम द एज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से भी ऑब्वियसली डिमांड डैम्पन हो रही होगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अडॉप्ट करना भी इज़ अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स एग्जैम्पशंस की, टैक्स अलाउंसेस की। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको कम करेगी इन्फ्लेशन के दिनों में, टैक्स पर छूट को कम करेगी ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्सेबल हो और टैक्सेस में ज़्यादा इनकम आ जाए ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो। फिर हम बात करते हैं कि टैक्स नेट को इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट। टैक्स नेट को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी इनकम टैक्सेबल है उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेगी, टैक्स बेस को बढ़ाएगी ताकि लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लिए जाएं। और बास केसेस में गवर्नमेंट ऐसा भी करती है कि नए किस्म के डायरेक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस करती है ताकि कोई ना कोई रास्ता लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम को कम करने का मिले, ताकि एग्रीगेट डिमांड फॉल हो। और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल होगी, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिस्कल पॉलिसी में ही रहते हुए गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कट बैक करेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना सप्लाई साइड मेजर भी है, लेकिन जो मेन कैटेगरी जिस पॉलिसी में इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं वो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने से फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से, जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सारी फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगी।
एज अ रिजल्ट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेगी, और एग्रीगेट सप्लाई जब मार्केट में बढ़ेगी तमाम मार्केट्स में, तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा. I'm repeating my point. When indirect taxes will be reduced, the cost of production of firms will go down. As a result, all the firms generally will increase production. Aggregate supply as a result will increase, and due to an increase in aggregate supply, price level would go down, and this can be seen from the diagram I have made. You can see again that price level is on the y-axis, real GDP is on the x-axis. Aggregate supply is increasing, aggregate supply curve is shifting rightward, and because of a shift of aggregate supply rightward, price level is falling from P to P1 and national output is increasing. So, cutting indirect taxes would not only solve the problem of inflation, it will also solve the problem of low economic growth rate. However, for the time being, we are not going to discuss that. फिर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक regarding control of money supply and interest rate. Monetary policy is decided or formed by the central bank of the country. It does not directly come in under the government, under the federal government. Central bank usually is an autonomous body and can make its own decisions. So under fiscal policy, in order to dampen demand, in order to cut aggregate demand, government will cut back on money supply. Government will reduce money supply. When money supply will go down, interest rates will increase. You already know that when supply of something falls, its price goes up. Price of money is interest rate. So when money supply will go down, as I've mentioned in my first statement here, first sentence, M dot S means money supply. When money supply would go down, interest rates will go up. And when interest rates will go up, they will encourage savings and will discourage borrowing. As a result, aggregate demand would fall. इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोग बेहतर समझेंगे कि अपना पैसा सेव किया जाए, ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए. दूसरी तरफ हायर इंटरेस्ट रेट पर बैंक से उधार लेना, बोरो करना महंगा हो जाएगा. नतीजा ये निकलेगा कि लोग जिनके पास पैसा है उन्होंने सेव ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और जिनके पास पैसा नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब वो बोरो करने की पोजीशन में नहीं है. नतीजा ये कि ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी. माइंडेड के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना गवर्नमेंट इस तरह भी कर सकती है, सेंट्रल बैंक आई मीन, कि मनी सप्लाई को कम कर दे. लेकिन दूसरा तरीका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का यह है कि बास टाइम गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल बैंक बेस रेट को चेंज कर देगी. बेस रेट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक इज चार्जिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स व्हेन द सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स. आपको ये बात पता होगी शायद कि सेंट्रल बैंक इज रेफर्ड एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, और सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से वो बेस रेट कहलाता है. तो अगर सेंट्रल बैंक अपना बेस रेट बढ़ाएगा, इसको इस तरह समझ लें कि सेंट्रल बैंक इज अ होलसेलर एंड कमर्शियल बैंक्स आर रिटेलर्स. तो अगर होलसेलर अपना रेट बढ़ाएगा तो मजबूरन रिटेलर्स को भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा. तो जब सेंट्रल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे लैंड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स को भी आगे कंज्यूमर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा. एज अ रिजल्ट कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जब कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो अगेन वही होगा कि सेविंग्स इनकरेज होंगी, बोरोइंग डिस्करेज होंगी,
और एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, और एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने से इन्फ्लेशन रेट या प्राइस लेवल नीचे जाएगा। इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब यह है कि जिस रेट से प्राइसेस बढ़ रही थी वो रेट कम होगा, जबकि प्राइसेस के नीचे जाने से मुराद ये है कि प्राइसेस इटसेल्फ विल फॉल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच वाज डिस्कस्ड हियर। मॉनेटरी पॉलिसी में हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ओ लेवल्स और एस लेवल का पार्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ उनको डिस्कस नहीं करूँगा। अलबत्ता एक बस छोटी सी बात कर सकता हूँ कि ये बता सकता हूँ स्टूडेंट्स को कि सेंट्रल बैंक जो है मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा सकता है। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मनी सप्लाई को कम कर सकता है। सेंट्रल बैंक और बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक अडॉप्ट कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को मैनिपुलेट करना नहीं है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेंट्रल बैंक के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट डिस्कसिंग देम हियर। बस टाइम जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से ही हो रहा हो। बस टाइम इन्फ्लेशन सप्लाई साइड भी हो सकता है, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकता है, जहां पर इन्फ्लेशन एग्रीगेट सप्लाई के फॉल होने की वजह से हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की वजह से हो रहा है। एग्रीगेट सप्लाई के कम होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, और जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी तो ऑब्वियसली शॉर्टेज डेवलप होगी और उससे जो प्राइसेस बढ़ेंगी उसे हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए बास टाइम डिमांड साइड पॉलिसीज इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, राइट? इसलिए इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली सप्लाई साइड पॉलिसीज भी अडॉप्ट करती है। यह और बात है कि सप्लाई साइड का इफेक्ट टाइम टेकिंग होता है, यूजुअली ज़्यादातर केसेस में उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने में गवर्नमेंट अक्सर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की ज़्यादा हेल्प ले रही होती है, और सप्लाई साइड बाय साइड चल रही होती हैं पॉलिसीज। हम बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है सप्लाई साइड पर। तो मैंने सबसे पहले जो मेंशन किया हुआ है वो है रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, कंट्रोल्स वगैरह। रेगुलेशन कहते हैं कंट्रोल्स को, और कंट्रोल्स से मुराद मैंने यहां दो बातें मेंशन की हुई हैं। एक तो मोनोपोलीज को कंट्रोल करना, क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोली मींस सिंगल लार्ज फर्म and they usually exploit consumers, they usually take benefit of opportunities and they charge higher prices. तो कंपटीशन को इंश्योर करके मोनोपोलीज को कंट्रोल करना is one of the measure which government will have to take to curb inflation. और मोनोपोली से मेरी मुराद सिर्फ मोनोपोली नहीं है, हम ओलिगोपोलीज की भी बात करते हैं। ओलिगोपोलीज आर few large firms, monopolies is single large firm। तो मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलीज को कंट्रोल करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर रही होती हैं, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए मोनोपोली और ओलिगोपोलीज को कंट्रोल करना ज़रूरी है। फिर यहाँ रेगुलेशन से जो एक चीज़ और मुराद है वो ये है कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल्स, जहाँ पर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस कैप सेट कर देगी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, मार्केट प्राइस से नीचे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी रैपिडली उनको कंट्रोल किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की, जो कि मैं पहले बात कर चुका एक तरह से कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह को कम करेगी गवर्नमेंट ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और एग्रीगेट सप्लाई बढ़े। फिर वो इंडस्ट्रीज जो कि इनएफिशिएंट हैं या जो बहुत ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज कर रही हैं, या वो इंडस्ट्रीज जो बहुत स्ट्रेटेजिक है नेचर में, इंपॉर्टेंट है नेचर में, और अगर उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में है हाई प्राइसेस के थ्रू, लो क्वालिटी के थ्रू। इसलिए गवर्नमेंट बास टाइम उनको नेशनलाइज करेगी।
अपनी ओनरशिप में ले लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज की, कि गवर्नमेंट को जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी होगी, फिनिश गुड्स पे से भी, सेमी फिनिश गुड्स पे से भी, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग देम कम होगी, फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा रहे थे जिस पे 50% ड्यूटी थी, बाद में गवर्नमेंट ने उस रॉ मटेरियल पर ड्यूटी 25% कर दी, तो ऑब्वियसली जो फर्म्स वो रॉ मटेरियल मंगा रही होंगी उनकी कॉस्ट्स कम होंगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरा, जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी कंट्री में शॉर्ट हैं, जो एसेंशियल हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट कम करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो और वो जो शॉर्टेज डेवलप हुई है वो सॉल्व हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। प्राइवेटाइजेशन की बात करना इन्फ्लेशन के टाइम में गलत होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का अगर क्रूड मीनिंग लें जो आमतौर से लिया जाता है, उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट करना, और जब इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ओनरशिप से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो आमतौर से प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स आर प्रॉफिट मोटिव, गवर्नमेंट वाज चार्जिंग अ लोअर प्राइस, प्राइवेट फर्म्स तो हायर प्राइसेस चार्ज करेंगी। तो फिर क्यों लिखा है मैंने यहां ये इसलिए लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। प्राइवेटाइजेशन का एक मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट इनिशियली वाज अ मोनोपोली in producing some good or service, and now it is allowing private sector as well to come into that industry. तो obviously उससे तो competition बढ़ेगा, उससे तो supply बढ़ेगी, उससे तो industry का size expand होगा और as a result market supply overall बढ़ेगी और price level नीचे जाएगा। ठीक है, तो माइंड इट के प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए। इसका एक मतलब ये भी है कि जिस चीज़ में गवर्नमेंट पहले मोनोपोली थी, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट मोनोपोली थी, गवर्नमेंट वहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर रही है और एज अ रिजल्ट उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। और वैसे भी हमारा मानना यह है कि प्राइवेटाइजेशन शॉर्ट रन में तो प्राइसेस को बढ़ा सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा इसलिए लॉन्ग रन में प्राइसेस नीचे ही आएंगी। फिर हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स की। हमें मालूम है कि ट्रेड यूनियंस बास टाइम काफी रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, जब वो बहुत ज्यादा हायर वेजेस डिमांड कर रही होती है। जब वेजेस बहुत ज्यादा डिमांड करेंगी ट्रेड यूनियंस अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, फर्म्स को ब्लैकमेल करेंगी, तो वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो फिर एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास ये है कि ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जिसमें ऐसे लॉज, ऐसी लेजिस्लेशंस, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिससे कि ट्रेड यूनियन की पावर को कम किया जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा हायर वेजेस, अनड्यू हायर वेजेस डिमांड ना कर सकें और इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट ना कर सकें। तो ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करना भी बास केसेस में इंपॉर्टेंट है, अगर वो रीजन बन रही हैं बहुत ज़्यादा हायर वेजेस का, एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट का। ठीक है, तो दीज आर सम सप्लाई साइड मेजर्स। और फिर मैं आ जाता हूं रीवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी रेट, जिसको आप सप्लाई साइड मेजर में भी काउंट कर सकते हैं और एक्सचेंज रेट पॉलिसी में भी काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको अलग से मेंशन किया है, स्पेस छोड़ के, कि दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई साइड मेजर, लेकिन एक्चुअली जो उसका ताल्लुक है वो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट पॉलिसी से है। एक्सट्रीम केसेस ऑफ इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट बास टाइम रीवैल्यूएशन की तरफ भी जा सकती है। माइंड इट कि रीवैल्यूएशन इज नॉट अ यूजुअल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इट इज एन एक्सट्रीम मेजर। When inflation is really high, then government sometimes can adopt the policy of revaluation, और revaluation का मतलब यह है कि अपने करेंसी के रेट को बढ़ा देना।
अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट महंगा कर देना। लेट सपोज अगर गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 10% से वो पाक रुपी को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाक रुपी को वो 10% से महंगा कर रहे हैं। जब पाक रुपी 10% से महंगा होगा तो इसका मतलब यह है कि फॉरेनर्स के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और लोकल्स के लिए इंपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पाक रुपी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि पाक रुपी की टर्म्स में फॉरेन करेंसी सस्ती हो रही हैं। एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स बढ़ने लगेंगी और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाएंगी इसलिए कम होने लगेंगी। तो व्हेन एक्सपोर्ट्स विल गो डाउन एंड इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, अगेन एग्रीगेट डिमांड वुड फॉल। मैं फिर याद दिला दूं आपको कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I plus G plus X minus M. X minus M is exports minus imports. तो जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम होगी और इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा और अगेन दैट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो माइंड इट के एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी गवर्नमेंट यूज कर रही होती है बस एक्सट्रीम केसेस ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हों। तमाम पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely reply those comments, those queries, those questions. Now, if this video has been useful to you, then please hit the like button and share it. And please subscribe the channel if you believe that it is benefiting you, because I will keep on bringing new videos on economic issues, on economic concepts, and up to a certain extent to entertain you. So please subscribe the channel so that you don't miss out anything. Thank you very much. This was Hussain Raza from Hussainomics.